हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य का ये तीसरा और आखिरी भाग है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा जाएगा और ऐसे करते हुए पूरे घटना चक्र को कवर कर लिया जाएगा आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले। और कोई भी पेपर देने से पहले एक दो बार आप इसको लोग जो है देख लीजिएगा, फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे करंट अफेयर्स में आप लोगों के सारे डाउट्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के तीसरे और अंतिम भाग को। भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता की घोषणा 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरों, जैसे इसमें 3 मिशनों के अंतर्गत किया गया है। कौन कौन सा है? स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ। इसके उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। जबकि बता दें कि 19 में स्मार्ट सिटीज़ में सूरत एकमात्र विजेता था, जबकि 2020 में इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। ISAC 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी चिंचवार तथा बड़ौदरा को शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल ताड़ मिशन की शुरुआत की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 2025-26 तक पाम ऑयल के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त को आच्छादित करना है और इसे बढ़ा करके 10 लाख हेक्टेयर। कच्चे ताड़ तेल के उत्पादन को 2025-26 तक 11.20 लाख टन व 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के साथ ही विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी प्रदेश सरकार को सौंप दिया। अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर आधारित है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए ये देख लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने की और स्थिर बनाने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जैसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं, यदि किसी के 2 बच्चे से अधिक हैं तो राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राशन से परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों को ही शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार में नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चा होने पर प्रोन्नति से वंचित कर दिए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है और वे इस कानून के प्रावधानों का पालन करते हैं तो उन्हें पानी, बिजली, गृह कर, गृह लोन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह 14 अगस्त 2021 को पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क का उद्घाटन या आधारशिला रखी गई थी। इस पार्क की स्थापना पंजाब जिले के रणजीत सिंह रेवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया था। वित्तीय वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में एक करोड़ वित्तीय वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए अगला प्रश्न, 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी अर्थात सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उमलिंगला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंचाई मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य 2017 में प्रारंभ किया गया था। इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबा डमरीकृत रोड है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसूमले एवं देमचौक गांव को आपस में जोड़ता है। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचा है। प्रोजेक्ट हिमांक क्या है? लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को सीमा सड़क संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हिमांक परियोजना के तहत बीआरओ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तंगलांगला और चांगला दर्रे विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंचाई
या ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची 18,953 फीट मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था, जो अब वर्तमान में भारत के नाम दर्ज है। और भारत के किस नाम से? उमिलिंगला दर्रे के नाम है। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए को राज्य का पशु जबकि काली गर्दन वाले सॉरस को राज्य का पक्षी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय कि तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण बोले तो हंगुल है, जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सॉरस है। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथरा उनसिया है, जबकि काली गर्दन वाले सॉरस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्रिकोलिस है। उल्लेखनीय है सीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सूबेद वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, हिम तेंदुए एवं उसके आवास को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत सरकार द्वारा हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था और 23 अक्टूबर को विश्व तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुसियन सॉरस को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुसियन रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सॉरस को संकटग्रस्त नियर थ्रेटेड श्रेणी में रखा गया है और काली गर्दन वाले सॉरस लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन, ये देखिए 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान ई रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान प्रणाली है। देश में नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ई रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। मूलतः ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पूर्व भुगतान वाउचर होता है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना जो है ज़्यादा है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सहकार से समृद्धि विजन के साथ एक पृथक मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और इस नए मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री अमित शाह के पास है, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय के विभाग, इसमें शामिल क्या क्या है? वित्त मंत्रालय के विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, लोक निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग, साथ ही अब भारी उद्योग एवं लेख उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया गया
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और इसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का स्थान आता है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता 2018-19 के 1 के मुकाबले 19-20 में 1.01 हो गया है। अखिल भारतीय स्तर पर 19-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 19-20 में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात है। CEO वाटर मैंडेट CEO वाटर मैंडेट 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है और इसके साथ ही NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब NTPC लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकलिंग कम करना, पुनर्प्रयोग करना और पुनर्चक्रण करना इसको बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियों यथा एक जल जयपुर राजस्थान और सृष्टि लाइफ साइंस बड़ोदरा भी CEO वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता बन गई थी। CEO वाटर मैंडेट है क्या? CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ता को एक मंच प्रदान करती है, जिसकी स्थापना UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 2007 में की गई थी। NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा इसकी बात करें 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार NTPC लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद के अंग के रूप में ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है। NTPC 2030 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का निर्धारण किया गया है इसके द्वारा और NTPC ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% कटौती करने का लक्ष्य रखा है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क में व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को NTPC रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? लद्दाख के साथ देश के प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना के लिए 21 अगस्त 2021 को NTPC ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में
एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। मार्च 2022 तक की स्थापना के अनुसार रामागुंडम परियोजना की कुल संचालित विद्युत उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22। विधानसभा चुनाव 2021 ये देख लीजिए। ये एसडीजी वाला जो रैंकिंग है, इसके बाद वाला रैंकिंग आ गई है, जो पहले भाग में कवर कर लिए, इसलिए इसको जो है छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। विधानसभा चुनाव 2021 वर्ष 2021 की अप्रैल मई माह में 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आयोग की ओर से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। 8 चरणों के चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न कराए गए। 292 विधानसभा सीटों की मतगणना 2 मई 2021 को कराई गई। 2 विधानसभा सीटों क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुए। इन सीटों हेतु 30 सितंबर 2021 को चुनाव कराए गए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 215 सीट जीती। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 77। देखिए 1962 के बाद से प्रथम अवसर रहा है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हेतु भारत 3 राज्यों को किया गया और तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीट हैं। इस चुनाव की मतगणना 2 मई को कराई गई। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 133 सीट डीएमके ने, 66 सीट एआईएमडीएमके और 18 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 7 मई 2021 को डीएमके नेता एमके स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। केरल की बात करें, केरल विधानसभा चुनाव की, तो केरल राज्य में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। ये विधानसभा सीट आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने केरल विधानसभा में 99 सीटें जीतने में कामयाबी पाई, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। 20 मई 2021 को पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किया है। असम की बात करें, 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव यहाँ पे कराया गया और 27 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 को कराए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 75 सीटों पर जीत दर्ज की। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण किया। पुदुचेरी विधानसभा की बात करें तो पुदुचेरी में राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हुई। भाजपा ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया। और पुदुचेरी में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ताप बिंदु संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि 5 वर्ष की होगी। इसका उद्देश्य क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना, बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत ऊर्जा संयंत्रों
परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास फायरिंग, अम्बोला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। ये देख लिए 23 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित अम्बोला में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इस जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पे एक दुर्लभ मछली की खोज की गई थी जिसका नाम सिस्टूरा हिरण्यकेशी रखा गया था। इस मछली का नामकरण अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया था। यह महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। उल्लेखनीय कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंडा, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति और जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी की अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया था। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया #75 मनाते हुए सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सदस्यीय एक समिति की गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका निभाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है? इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अनसंग हीरोज को सामने लाना। 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ियों तक पहुँचाना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभों को निर्धारित किया गया और ये कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धि, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग, अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स। युवा योजना इंडिया @75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग है। ये घटना चक्र के प्रति दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य का आखिरी भाग था। 2 भाग अपलोड कर दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा से पहले रिवीजन कर लीजिएगा और इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को शामिल किया जाएगा, उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद जो है जो प्रमुख सूचकांक हैं, जो युद्ध अभ्यास हुए हैं या फिर से जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनसे पूरे घटना चक्र को कवर कर लिया जाएगा, जो परीक्षा से पहले आप लोग जो है इस वीडियो का रिवीजन करके एक अच्छा स्कोर और करंट अफेयर में एक मतलब बोल सकते हैं कि अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, जिससे करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कम से कम वो जो है आप लोगों के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।
पूरे घटना चक्र को कवर कर लिया जाएगा। बस आप लोग जो है 2 से 3 बार परीक्षा से पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।